आज का एपिसोड थोड़ा ख़ास है। ख़ास ऐसे है कि उर्दू नामा में एक सेगमेंट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है आपकी कलम से, जिसके बारे में हम पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिर में बात करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट हम इसी सेगमेंट को डेडिकेट कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी का भी लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं पढ़ रही, कोई गज़ल नहीं पढ़ रही, किसी की लिखी हुई, किसी का गाया हुआ गाना नहीं मैं आपको सुनाने वाली हूँ, बल्कि आज का जो लफ्ज़ है वो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था। एग्जैक्टली नमन कुमार शर्मा फ्रॉम चंबा। उन्होंने फरमाइश की थी कि प्लीज एक एपिसोड आप नदामत पे बनाइएगा, तो बना दिया। सिर्फ एक वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने सजेस्ट किए हैं। तो नमन कुमार शर्मा जी, आपकी फरमाइश पे ये पूरा पॉडकास्ट, ये पूरा एपिसोड बना डाला। नदामत यानी शर्मसारी, शर्मिंदगी, पछतावा, अफसोस, मलाल। अंग्रेजी में समझें तो नदामत यानी शेम, रिग्रेट, रिपेंटेंस। और ये शर्म होती क्या है, इसके कितने स्टेजेस होते हैं, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, शायरों ने कैसे लिखा है इसके बारे में, इस सब पर हम बात करने वाले हैं उर्दू नामा के आज इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में। शुरू करें? ओके। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात कर रहे हैं नदामत की, यानी कि शर्मिंदगी की, शर्मसारी की। नदामत तो रिपेंटेंस को कहते हैं, लेकिन जो रिपेंट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नादिम, यानी वो इंसान जिसे अफसोस हो। मान लीजिए आपने अगर मुझसे कोई काम करने के लिए कहा है और मैं वो ना करूं, तो मैं आपसे कहूंगी कि भाई ये आपकी बात ना मानने के लिए मैं बेइंतहा नादिम हूं। लेकिन ये जो नदामत है ना, बहुत ही हल्कान कर देने वाला इमोशन है। जाहिर सी बात है, जब कोई शर्मिंदा होता है, जब किसी को अफसोस होता है अपने किए पे या किसी और के किए पे, तो वो शर्म से पानी पानी होने वाला जो मोमेंट है बहुत ही अनप्लेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस नेगेटिव इमोशन का बड़ा ही पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, तो आप मानेंगे मेरी बात। आज का एपिसोड एक्चुअली शर्मिंदगी के फायदे पर ही फोकस करेगा। शेम यानी नदामत के इमोशन को अगर समझें तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपका फोकस आप पर वापस लेकर आती है। अब आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपका फोकस आप पे हो और जब उस फोकस में आपकी फ्लॉज आएंगी, आपकी कमियां आएंगी, आपकी गलतियां आएंगी, तो आपकी ईगो को वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये फोकस जब खुद पर आता है शर्मिंदगी के जरिए, वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन शेम की एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि समटाइम्स शेम कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा तकलीफदेह होता है, बट इवेंचुअली इट चेंजेस यू फॉर बेटर। लेकिन ये शेम से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सफर है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने जितना सिंपल नहीं है। इसको बड़ा आसान में समझिए आप। शेम को अगर ब्रेक डाउन करके समझें तो शुरुआत में पहले गिल्ट महसूस होता है, उसके बाद माफी की अर्ज पैदा होती है, यू लॉन्ग फॉर फॉरगिवनेस। और क्योंकि फॉरगिवनेस आपके हाथ में नहीं होती है और ना ही रेडिली अवेलेबल होती है, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में बेचैनी होती है, ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, जी चाहता है कि हमको फौरन माफ कर दिया जाए। तो ऐसे में यू ईदर बिकम सैड और यू जस्ट वेट एंड बिकम इम्पेशेंट। तो जब दोनों ही बड़े ही अनकंफर्टेबल इमोशंस हैं कि आप भाई इंतजार कर रहे हैं कि आपको कोई माफ करे, और जब वो इंतजार आपका तवील होता चला जाता है, खत्म ही नहीं होके देता है, तो फिर क्या होता है? सैडनेस होती है, डिप्रेशन होती है। तो एक चीज आप ये समझिए कि शेम, नदामत तब होती है जब आपकी बात कोई नहीं समझता है, आपको वैलिडेशन नहीं मिलती है। सबके सामने कोई डांट दे, शर्म नहीं आएगी आपको? इनवैलिडेट किया है ना। कोई ताना मारे, आपको बेइज्जत कर दे सबके सामने, वो भी इनवैलिडेशन होती है, कितना बुरा लगता है। और कब होती है शर्मिंदगी? जब आप खुद को वैलिडेट ना करें, जब आप कोई बेवकूफ़ी की बात कहें, कोई अहमकाना सवाल पूछ लें सबके सामने, तब भी शर्मिंदगी होती है। लेकिन उस माफी के इंतजार किए बिना आगे बढ़ने को ही हम कहते हैं forgiving oneself, and then we repent. Repentance calls for immense patience, grace and acceptance. ये repentance क्या है? पछतावा है ये repentance है कि भाई हाँ, हम गलत हैं, आपने माफ नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो माफी खुदा की भी हो सकती है या किसी अजीज की भी हो सकती है। तो यहाँ पे रिपेंटेंस जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें आपके अंदर ग्रेस आ जाता है,
आप में ठहराव आ जाता है, गम होता है, शर्मिंदगी का, लोनलीनेस भी बहुत आ जाती है इस दौरान। लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, इतने आप हलकान हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आप फिर घुटने टेक कर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्टेंस वो फाइनल पॉइंट है जहां शेम से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन का सफर पूरा हो चुका होता है। जैसे ग्रीफ के 4 स्टेजेस होते हैं, पहले डिनायल होता है, एंगर होता है, सैडनेस, एंड देन इवेंचुअली एक्सेप्टेंस, वहां भी होता है ना। बिल्कुल वैसे ही गिल्ट एंड शेम के भी स्टेजेस होते हैं, एंड दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सो इट इज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ रिपेंटेंस दैट एलिवेट्स सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड मेक्स वन स्ट्रॉन्गर। और यही शर्मिंदगी की सबसे अच्छी बात होती है, नदामत की सबसे अच्छी बात होती है। एग्जाम्पल देकर अगर आपको समझाएं तो ऐसे समझिए कि एग्जाम हुआ, फेल हो गए, बड़े शर्मिंदा हुए। माँ बाप, उस्ताद, वो लोग जिन्हें आप आंसरेबल थे वो खफा हो गए। अब वो आपको एक चांस और दें ताकि आप गुड बॉय गुड गर्ल बनकर ठीक से पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। लेकिन ये सब आपके दिमाग में चल रहा है ना पूरी टाइमलाइन कि भैया ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, फिर सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, सब मुझसे राजी रहेंगे। पर ऐसा मुमकिन नहीं है। दैट बोट हैज सेल्ड। और जब सब खफा हैं, बदनामी भी हो चुकी है और आप भी खुद को बेहद तन्हा महसूस कर रहे हैं ऐसे में, तो इस पॉइंट पर आकर खुद को मुबारकबाद दीजिए। आपकी सफरिंग का ये आखिरी पड़ाव था, where you have been pushed to the astounding depths of despair and loneliness। जितना नीचे आपके हालात को गिरना था, ऐसा समझिए गिर चुके। अब यहां से रास्ता सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, which means onwards and upwards। Patience, grace and acceptance के साथ you repent and work hard and try to fix that needs fixing। और इस सब में all you need is हौसला, यानी courage। और हौसला क्या होता है? हौसला वही होता है जो अंदर से निकलता है, जो एक डिसीजन होता है कि चाहे कुछ अच्छा हो कि बुरा हो, हमको तो ये करना है। वो अड़ जब आप लगा लेते हैं ना, रास्ता मेरे सामने है, जूते मैंने पहन रखे, मुझे बस चलना है, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, दैट इज करेज। और भी करेज के बारे में, हौसले के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो एपिसोड भी बना चुकी हूँ। नाम लीजिए क्या प्रॉब्लम है आपको, उसकी रेमेडी एक एपिसोड तैयार मिलेगा, जिस तरह ये एपिसोड तैयार किया है नदामत पे। तो शेरो शायरी अब शुरू करते हैं। जॉन इलिया का एक शेर है बड़ा खूबसूरत। वो नाम हूं कि जिस पे नदामत भी अब नहीं, वो नाम हूं कि जिस पे नदामत भी अब नहीं, वो काम है कि अपनी जुदाई कमाऊं मैं। वो नाम हूं कि जिस पे नदामत भी अब नहीं, यानी कि ये जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है, एक ऐसे लिमिट उसकी आ गई है जहां पे उसकी रेप्यूटेशन नो लॉन्गर कैरीज एनी शेम। अब वो उन्होंने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है अपनी रेप्यूटेशन का। जो है वो ही है, ना किसी के सामने कुछ छुपाना है, ना किसी को कुछ दिखाना है। और ऐसा कौन सोचता है? ऐसा वही सोचता है जो बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजर चुका है। सो हियर द पोएट हैज बिकम डिसेंसिटाइज्ड और रिजाइंड टू देयर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा मिसरा है कि वो काम है कि अपनी जुदाई कमाऊं मैं, कि जो महबूब है वो एक काम है, उनको अटेंशन देना, उनसे बात करना, या इसको ऐसे समझ लें कि उनके साथ लगकर, उनमें अपना वक्त इन्वेस्ट करके उनके बारे में या तो सोच रहे हैं, उनके साथ वक्त अपना बिता रहे हैं, ये खुद से जुदा हो जाते हैं। तो उस काम में ये अपनी जुदाई कमाने की बात कर रहे हैं कि अपने से जुदा हो जाते हैं। इनको फिर सेल्फ नहीं दिखता है, इनको सिर्फ महबूब दिखता है। महबूब के ही बारे में अपना सेल्फ न्योछावर कर देते हैं। पूरी गजल सुने, बहुत खूबसूरत है। लिखते हैं, वो नाम हूं कि जिस पे नदामत भी अब नहीं, वो काम है कि अपनी जुदाई कमाऊं मैं। तुझसे गिले करूं, तुझे जाना मनाऊं मैं, एक बार अपने आप में आऊं तो आऊं मैं। दिल से सितम की बेसरोकारी हवा को है, वो गर्द उड़ रही है कि खुद को गवाऊं मैं। वो नाम हूं कि जिस पे नदामत भी अब नहीं, वो काम है कि अपनी जुदाई कमाऊं मैं। क्यों कर हो अपने ख्वाब की आंखों में वापसी, किस तौर अपने दिल के जमानों में जाऊं मैं।
एक रंग सी कमान हो, खुशबू सा एक तीर, मरहम सी वारदात हो और जख्म खाऊं मैं। शिकवा सा एक दरीचा हो, नशा सा एक सुकूत हो, शाम एक शराब सी और लड़खड़ाऊं मैं। फिर उस गली से अपना गुजर चाहता है दिल, अब उस गली को कौन सी बस्ती से लाऊं मैं। अब साहिर लुधियानवी की आपको नज्म सुनाती हूँ। नज्म का एक शेर है कि अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। तो शायर पहले मिसरे में कहते हैं कि वो अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हैं। तो इस मिसरे में डीप सेल्फ अवेयरनेस है, एक तरह की इंट्रोस्पेक्शन दिखी है कि जो शायर है वो रियलिटी को कन्फ्रंट कर रहा है कि उनकी जो ख्वाहिशात थी और जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल बेकार थी। बेकार यानी फ्यूटाइल, और बेसूद यानी एकदम अनप्रॉफिटेबल, यूजलेस। बेसूद, सूद प्रॉफिट को बोलते हैं, बेसूद यानी जिसमें कोई प्रॉफिट ना हो, कोई मुनाफा ना हो। तो एक तरह की ये सेल्फ अवेयरनेस है शायर की कि अब वो मैच्योर हो गए हैं और ये जो उनकी ख्वाहिशात थी उनके पास्ट में वो बहुत ही मिसगाइडेड थी। तो इस शेर में बहुत ही एक डीप सेंस ऑफ रिग्रेट है, और जो शायर हैं ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द वेस्टेड इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन हिज होप्स। तो ये है सारी वजूहात नदामत की शायर के लिए। ये भी खूबसूरत नज्म है, ये भी पढ़ देते हैं। इसका उन्वान है फरार। लिखते हैं अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूं मैं, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूं, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी उम्मीदों का हासिल, मेरी काविश का सिला, एक बेनाम अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने ऐवान सजाए थे किसी के खातिर, कितनी बेरब्त तमन्नाओं के मुबहम खाके अपने ख्वाबों में बसाए थे किसी की खातिर। मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने ना कहो, मुझको कहने दो कि मैंने उन्हें चाहा ही नहीं, और वो मस्त निगाहें जो मुझे भूल गईं, मैंने उन मस्त निगाहों को सराहा ही नहीं। मुझको कहने दो कि मैं आज भी जी सकता हूँ, इश्क नाकाम सही जिंदगी नाकाम नहीं, इनको अपनाने की ख्वाहिश उन्हें पाने की तलब, शौक़े बेकार सही साए गमे अंजाम नहीं। वही गेसू वही नजरें वही आरिज़ वही जिस्म, मैं जो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं, वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नजरों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं। तो अपने माजी को एक तरह से डिसोन करके इवेंचुअली एक प्रॉमिस पर आता है शायर कि अगर एक चैप्टर खराब है तो पूरी किताब बेकार नहीं हो सकती है। माना कि मेरा माजी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। इसी तरह एक और आपको शेर सुनाती हूँ। अब इसमें भी सेल्फ एक्सेप्टेंस की ही बात हो रही है। हिमायत अली शायर हैं, नाम है ये हिमायत अली शायर। इनका शेर है, अपने किसी अमल पे नदामत नहीं मुझे। अमल यानी काम। अपने किसी अमल पे नदामत नहीं मुझे, था नेक दिल बहुत जो गुनहगार मुझ में था। तो ये जो शेर है इसमें भी सेल्फ एक्सेप्टेंस है और ह्यूमन नेचर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जाहिर होती है। पहले मिसरे में लिखते हैं कि अपने किसी अमल पे नदामत नहीं मुझे। तो इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस है, एक तरह का जस्टिफिकेशन है उनके एक्शंस के लिए कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसके लिए मुझे, या जो कुछ भी किया है उसके लिए आई डू नॉट फील रिमोर्स और आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट। अगले मिसरे में लिखते हैं कि था नेक दिल बहुत जो गुनहगार मुझ में था। He's trying to say that for the sinner within me was very kind-hearted.
अभी जो शेर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक कमेंट है मोरालिटी पे, कि इसमें शायर कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने किया है वो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि गलत मेरी नजरों में नहीं था, लेकिन खुद को गुनहगार भी कह रहे हैं, विच मीन्स के अपनी जो फ्लॉज हैं उनके बारे में अच्छी खासी समझ है, सेल्फ अवेयर हैं, लेकिन अपने अंदर जो अच्छाई है उसके बारे में भी जानते हैं। सो ये जो डाइकोटमी होती है गुड वर्सेस इविल, तो इस शेर को इस पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं दैट ये शेर बेसिकली इनवाइट्स a more compassionate view of human behavior, of morality. अब आपको आगे चल के सुनाते हैं अहमद फराज का एक शेर। लिखते हैं, खुद अपने आप को परखा तो ये नदामत है कि अब कभी उसे इल्जाम बेवफाई न दूं। वाह, ये भी बहुत ही डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि अगर ब्रेकअप हो गया है तो मैं उन्हें क्यों गालियां दूं, गलती तो मेरी भी हो सकती है ना। एक लाइन में इसका मतलब बस यही है। यहाँ पे शायर की जो नदामत है वो सेल्फ अवेयरनेस के बाद आती है, इसमें अकाउंटेबिलिटी का भी एक सवाल आता है, और यहाँ पे शायर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है किसके थ्रू? इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। तो खुद अपने आप को परखा, यहाँ पे सेल्फ एग्जामिनेशन हो रहा है, और अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट होकर बिल्कुल खुले अल्फाज में ये मान रहे हैं कि हाँ जी गलती हमारी थी। और जो इंट्रोस्पेक्शन है उसका आउटकम क्या है? ये नदामत है कि खुद अपने आप को परखा तो ये नदामत है। नदामत इज द आउटकम ऑफ दैट इंट्रोस्पेक्शन, दैट ही फील्स अशेम्ड अबाउट हिज प्रीवियस जजमेंट्स। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो कहाँ से जाहिर होती है? अगले मिसरे से, कि अब कभी उसे इल्जाम बेवफाई न दूं। तो ये जो पूरी जर्नी है शायर की, फ्रॉम ब्लेम टू सेल्फ अवेयरनेस एंड रिग्रेट, ये शेम के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का ना बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर से पढ़ूं? अरे पूरी गजल ही सुन लेते ना, हम एक शेर की क्या बात कर रहे हैं। तो अहमद फराज की गजल आप सुनिए। लिखते हैं, तड़प उठूं भी तो जालिम तेरी दुहाई न दूं, मैं जख्म जख्म हूं फिर भी तुझे दिखाई न दूं, तेरे बदन में धड़कने लगा हूं दिल की तरह, और ये बात की अब भी तुझे सुनाई न दूं। खुद अपने आप को परखा तो ये नदामत है कि अब कभी उसे इल्जाम बेवफाई न दूं। मेरी बका ही मेरी ख्वाहिशे गुनाह में है, मैं जिंदगी को कभी जहरे पारसाई न दूं, मुझे भी ढूंढ कभी महवे आईनादारी, मैं तेरा अक्स हूं लेकिन तुझे दिखाई न दूं। ये हौसला भी बड़ी बात है शिकस्त के बाद, कि दूसरों को तो इल्जाम ना रसाई न दूं। ये पूरी गजल है, बीच बीच में से आपको मैंने सुनाई है। चलिए अब आपको शकीब जलाली का ये शेर सुनाती हूँ। साहिल तमाम अश्के नदामत से अट गया, दरिया से कोई शख्स तो प्यासा पलट गया। अंग्रेजी में बताएं तो द एंटायर शोर वॉज फिल्ड विद टीयर्स ऑफ रिग्रेट, समवन रिटर्न थर्स्टी फ्रॉम द रिवर। नदामत यानी शर्मिंदगी एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होता है। आप ए से सी पर छलांग नहीं मार सकते हैं, बीच में आपको बी आएगा, B1, B2, B3 ये भी आ सकता है। बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, पार तो करना ही पड़ेगा। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने, और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।